रात करीब 8 बज रहे थे जब विमान ने अमृतसर से उड़ान भरी थी। हाईजैकर्स बार बार विमान को पाकिस्तान के लाहौर ले जाना चाहते थे। पाकिस्तान की सरकार और आईएसआई नहीं चाहती थी कि विमान लाहौर एयरपोर्ट पर उतरे, क्योंकि इससे उसकी कलाई खुल जाती। इसलिए एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। लेकिन विमान में फ्यूल नहीं था, जिसके बाद विमान को लाहौर एयरपोर्ट पर ही उतारा गया। यहां पर विमान में फ्यूल भरा गया और उसके 1 मिनट के अंदर ही विमान ने यहां से उड़ान भर ली। अब हाईजैकर्स चाहते थे कि विमान को काबुल ले जाया जाए। हाईजैकर्स ने पायलट को विमान को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल ले जाने के लिए कहा, लेकिन पायलट ने इनकार कर दिया। पायलट का कहना था कि रात का वक्त है और अंधेरा है, ऐसे में काबुल में विमान की लैंडिंग नहीं की जा सकती। इसके बाद आतंकियों ने विमान को दुबई ले जाने के लिए कहा और रास्ते में ही रुपिन कात्याल की हत्या हो गई। रात के करीब 1:35 का वक्त हो रहा था, तभी पायलट दिविज शरण ने विमान IC-814 को दुबई के मिन्हाट एयरबेस पर उतारा। इस बात की जानकारी भारत सरकार को दी गई। विदेश सचिव ने तुरंत इस बारे में अमेरिका के राजदूत से बात की, क्योंकि ये एयरबेस अमेरिका का था। भारत चाहता था कि वहां पर ऑपरेशन कर अपने यात्रियों को वो छुड़वा ले, लेकिन दुबई प्रशासन से इसकी इजाजत नहीं मिली। यहां हाईजैकर्स ने खाने और दवाइयों की डिमांड रखी। इस दौरान आतंकियों और दुबई प्रशासन के बीच में बातचीत हुई। इसमें आतंकियों ने 25 यात्रियों को रिहा किया। रुपिन कात्याल का शव यूएई अथॉरिटी को सौंपा गया। डोवल के मुताबिक बंधक संकट के दौरान वो आतंकियों से सख्ती से निपटना चाहते थे, लेकिन भारत सरकार के मुश्किल वक्त की बढ़ती हुई सुई के साथ ये चिंता भी अब बढ़ रही थी। प्रॉब्लम की बात ये थी कि एक एक पैसेंजर के बारे में उनका हमेशा ये रहता था, ये तो आपकी मजबूरी है कि आपको हम इन्हें छोड़ना ही पड़ेगा। देखिए आपका मीडिया क्या कह रहा है, देखिए आपके कंट्री के अंदर में आग लगी हुई है, देखिए बंबई में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर के घर के बाहर क्या हो रहा है, क्योंकि आईएसआई के द्वारा उनको रेगुलरली ये फीडबैक दिए जा रहे थे कि प्रेशर बन रहा है, हिंदुस्तान की सरकार के ऊपर में प्रेशर बन रहा है, जनता प्रेशर डाल रही है, मीडिया प्रेशर डाल रहा है, इसलिए तुम लोग वेट मत करो और तुमको कोई खतरा भी नहीं है। इसलिए किसी भी उनको वो इस नेगोशिएशन को 4 महीने चला सकते थे, और हमारे लिए वो रमज़ान के महीने के अंदर में जबकि रिलीजियस पैशन हाई थे, हर मिनट और हर सेकंड उनकी सेफ्टी के लिए ज़रूरी था। और हम लोगों के बाकी ऑप्शंस भी ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि अगर कोई इस तरह का ऑपरेशन जिसे हम कहते हैं कि कोर्सिव ऑपरेशन वो होता, उसके लिए भी तैयारी में थोड़ा समय लगता है। कुछ हमको मदद की ज़रूरत होगी, किस रास्ते से आएंगे, कैसे आएंगे, पाकिस्तान के आना संभव नहीं था, ईरान के थ्रू कुछ होगा, कैसे होगा, ये सब बातें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस थी। लेकिन उसके बावजूद भी हम उसको ऑप्शन को एक्सरसाइज करते, लेकिन वहाँ पर ये संभावनाएं काफ़ी कम होती चली। 25 दिसंबर 1999 को, यानी प्लेन के हाईजैक होने के अगले दिन सुबह, प्लेन ने दुबई से अफगानिस्तान के लिए उड़ान भरी और कांधार में लैंडिंग की। जैसे ही विमान कांधार में लैंड हुआ, वैसे ही तालिबान आतंकियों ने प्लेन को घेर लिया। इस दौरान प्लेन में बैठे आतंकियों ने तालिबान को हाथ हिलाकर इशारा भी किया और अब सारी बारी नेगोशिएशन की थी। आतंकियों को यह पता था कि वो अपने सेफ पैसेज पर पहुंच चुका है, जहां पर उसे सुरक्षा मिलने वाली है। दिल्ली से करीब 1150 किलोमीटर की दूरी पर आतंकी संगठन तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान के कांधार एयरपोर्ट पर 105 घंटे तक टैंक, तोप और बारूद के बीच अजीत डोवल और आतंकियों के बीच क्या बातचीत हुई थी? मुसाफिरों को रिहा कराने के लिए कैसे भारत सरकार ने एक क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाया, जिसे तत्कालीन कैबिनेट सेक्रेटरी प्रभात कुमार हेड कर रहे थे, लेकिन अजीत डोवल उस ग्रुप में शामिल नहीं थे। डोवल तब आईबी में स्पेशल डायरेक्टर हुआ करते थे, लेकिन डोवल के पास कश्मीर में काउंटर टेररिज्म से लड़ने का तजुर्बा था। वो ये जानते थे कि टेररिस्ट से कैसे लड़ा जाता है, काउंटर टेररिज्म का वो हिस्सा रहे थे, लिहाजा सरकार ने उन्हें खास तौर पर बंधकों को छुड़ाने की जिम्मेदारी सौंप दी। इंसिडेंट था जो हाईजैकिंग का इंसिडेंट था,
वो एक फॉरेन टेरिटरी में था, एक ऐसी टेरिटरी में था जिस सरकार के साथ में हमारे कोई राजनीतिक संबंध नहीं थे, और वो एक ऐसे लैंडलॉक्ड कंट्री था जिसमें जाने के लिए अगर हमें कोई हवाई जहाज से भी ले जाना पड़ता हो तो उस कंट्री की इजाज़त चाहिए थी, और जो कि हमें बहुत मुश्किल से मिल रही थी। जबकि हम नेगोशिएशन के लिए भी गए तो हमारे जहाज़ को जाने की पाकिस्तानी इजाज़त नहीं थी। वहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट अपने पैसेंजर्स को केवल खाली कराना नहीं था, लड़ना केवल उन हाईजैकर्स के साथ नहीं था जो उसके अंदर है, उससे बड़ी जो उनका टोटल सपोर्ट तालिबान की जो वहाँ पर सरकार थी, उनके टैंक्स, उनके मुजाहिद, उनके वॉलंटियर्स, जिन्होंने पूरा का पूरा कंधार एयरपोर्ट ढका हुआ था, वहाँ पर एंटी एयरक्राफ्ट गन्स और उनके टैंक्स वगैरह चारों तरफ से वो थे। अगर हमें उन तक पहुँचना था और अपने पैसेंजर्स को निकालना था तो पहले इनसे लड़ना पड़ेगा, और अगर इनसे लड़ना पड़ेगा तो ये उतने ही नहीं होती, ये पूरे देश के ऊपर एक तरह का आक्रमण होता। उस आक्रमण में विजय पाने के बाद ही उस हवाई जहाज को रेस्क्यू किया जा सकता था। लेकिन उस केस में सबसे पहला, अगर इस तरह का एंगेजमेंट, थ्योरेटिकल मैं बात कह रहा हूँ, इस तरह का अगर कोई एंगेजमेंट शुरू होता तो सबसे पहले कैजुअल्टी वो जहाज होता, तो पैसेंजर तो सारे ही जाते।